तो द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज कि हम सुपर पोजिशन कर रहे थे। सुपर पोजिशन के में हमने क्या क्या देख लिया है। वी आर डन विद डबल स्लिट एंड देन वी आर आल्सो डन विद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था मेनी स्लिट इज बेटर देन टू स्लिट्स। एंड मेरे ख्याल से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। ऐसा ही है। अब जरा कुछ और क्वेश्चन है, जरा उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि दिस इज माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। ओके, तो कहते हैं कि भाई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर दैट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग व्हिच हैज 300 लाइंस पर मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड? आप बता दें टोटल कितने इंटेंसिटी मैक्सिमाज है जो कि ऑब्जर्व होंगे। सही है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में वी हैव बीन जस्ट गिवन द वेवलेंथ लैम्डा एज 450 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 to the power -9 meters, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग दैट हैज 300 लाइंस पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 300 लाइन है। यानी आपको लेंथ दे दी 1 मिलीमीटर और उसमें नंबर ऑफ लाइंस बता दिया 300। ये 300 लाइंस पर मिलीमीटर का मतलब, तो अगर आपको डी निकालना है तो डी में तरीका ये होता है कि आप न्यूमरेटर में रखते थे लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग विच इज 1 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो उस लेंथ पर आ रही है ना। एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट वी हैव इज 300, सो आई एम गोना डिवाइड विद 300 आई विल गेट 3.33 एक्सपोनेंट -6 meters। ओके, तो यहाँ पर मुझे लेमडा भी आ गया मीटर्स में, डी की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, दैट आल्सो हैज टू बी इन मीटर्स। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन है डी साइन थीटा इक्वल एन लेम्डा। मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा चाहिए। टेक्निकली मुझे ऑर्डर यानी एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आप सबको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। ठीक है, और परंपरा के एन मुताबिक हम पहले लंबी करेंगे और फिर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, और यहाँ लंबी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डी साइन थीटा इक्वल एन लेम्डा, तो साइन थीटा इक्वल एन लेम्डा ओवर डी, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एन लेम्डा ओवर डी। सब प्लीज अपना कैलकुलेटर निकाल लें, ऑनलाइन वाले भी अगर सामने कैलकुलेटर पड़ा हुआ तो प्लीज निकाल लें, और आपने ना वन बाय वन पर वैल्यू पुट करनी है। जैसे एन लेम्डा ओवर डी में लेम्डा की जगह आप पुट कर दो 450, एन की जगह आप पुट कर दो अभी 1, और डी की जगह आप पुट कर दें 3.33 एक्सपोनेंट -6, और जरा जल्दी बताएं कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, जरा बताएं थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। 7.76। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? जरा सारे चेक करते जाएं प्लीज। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 7.76। अच्छा, अब एक काम करो, इसी को एडिट कर लो, बस एन की जगह ना 2 पुट कर दो। ठीक है, लेमडा एज इट इज और डी एज इट इज। डी की वैल्यू अभी भी यही पुट करो, लेमडा भी यही, उसी कैलकुलेटर में बस एडिट कर दो। एन की जगह, एन में ना 1 की जगह 2 लिख दो। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? 15.68 यानी 15.7 आ रहा है। अच्छा, अब इसको बस एडिट करते जाएंगे हम। सही है, अब एक काम करो, एन की वैल्यू 3 कर दो, 23.9 आ रहा है भाई। चलो अब एक काम करो, एन की वैल्यू 4 पुट कर दो। उमर इमरान बेटा, ये एडिटिंग खत्म करो। थीटा की वैल्यू अब क्या आ रही है? 32.7। अच्छा भाई, एन की वैल्यू 5, 42.5, एन की वैल्यू 6, कितना? 54.2, एन की वैल्यू 7, 71.1। चलो बेटा, जरा अब एन की वैल्यू 8 तो पुट करना। मैथ एरर आ गया, इसका मतलब पता है क्या कह रहा है कैलकुलेटर?
ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या आपसे ये कहना चाह रहा है, मतलब ये कि भाई 7 ऑर्डर बनेगा, 8वां ऑर्डर नहीं बनेगा। 7वां ऑर्डर बनेगा, 8वां ऑर्डर नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये एक तरीका है कि एन की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। आप एन की वैल्यू पुट करते जाए, जिस ऑर्डर पे आपको मैथ एरर मिल जाए, इसका मतलब ऑल ऑर्डर नहीं बन सकता। ये एक देसी तरीका है। बट इससे प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर एन की वैल्यू 25 हुई, तो क्या तू एग्जाम में बैठ के 25 दफा यही कहता रहेगा, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया? बहुत लंबी है ना ये। However, this is one very authentic way कि आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएं, यहां तक कि आप वेट कर ले कि भाई किस ऑर्डर पे जाकर आपको मैथ एरर मिल रहा है। इसका मतलब वहां पर आप बोल दोगे कि हाँ भाई 8वां ऑर्डर यहाँ पे नहीं बन सकता, यहाँ पे टोटल 7 ऑर्डर बनेगा। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा कितना होगा? 7th ऑर्डर मैक्सिमा होगा। पहले मुझे बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? फिर इसका एक बेहतर शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ये तो बहुत लंबी हो गई। फिर ये क्या चीजें लिखी हुई है? चल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या लिख देते हैं यार। है भाई? अगर n इक्वल 8 पर जल्दी से सारे लोग कंफर्म करें, सारे मेरे साथ हैं? सही है, 1 मिनट देते पानी पी गया तो। सही है। तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है मैथ एरर। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, जरा वो देख लो, ज्यादा बेहतर। देखिए होता ही है कि अगर आपको याद हो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होते थे भाई, मल्टीपल लाइंस होती थी, हर लाइन के बीच जो ओपनिंग होती थी दैट वुड सर्व एज द स्लिट। तो वेव आएगी और उस ओपनिंग से क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, स्प्रेड होने के बाद सामने जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, डिपेंड करता है डी की वैल्यू क्या है, लैम्डा क्या है। बट एक बात समझो कि ऑर्डर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है कि वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा ना। बट एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। लाइक जीरो ऑर्डर बिल्कुल सेंटर में बनेगा, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना ही बनेगा। बट ऑर्डर याद रखना 90 से ज्यादा। 90 ज्यादा का मतलब आप स्लिट यानी ग्रेटिंग से ही पीछे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। लाइक वेव में स्प्रेड आगे होना है ना, तो इंटरफेरेंस जो होगा वो कहां पर होगा? 90 से आगे नहीं हो सकता। आपको मैक्सिमम एंगल 90 हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम ऑर्डर चाहिए ना, तो आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर लो। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लो? 90 पुट कर लो। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में डी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा में डी एज इट इज 3.3 एक्सपोनेंट -6, थीटा इज 90, और लेमडा की जगह आप कितना लिख दोगे? 450 एक्सपोनेंट -9। तो यहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी 7.4। अब इसमें याद रखना, आपको एन की वैल्यू डायरेक्ट 7 या 8 नहीं मिलेगी, आपको डेसिमल्स में मिलेगा। उसमें बस एक ध्यान में रख, वैल्यू 7 हो, 7.1 हो, 7.4 हो, 7.8 हो या 7.9 हो, 8 नहीं है ना, इसका मतलब 8वां ऑर्डर नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से वैल्यू आती 7.8, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 8 नहीं ले सकते थे कि 8 ऑर्डर बन जाएंगे, नहीं। अगर वैल्यू 8 से छोटी आ रही है, इसका मतलब 8वां ऑर्डर बनने के लिए एंगल 90 से बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा आएगा आपके पास? 7th ऑर्डर मैक्सिमा विल बी द मैक्सिमम ऑर्डर। ऐसा ही है? क्या यहां तक सारे मेरे साथ हैं? अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी डी में करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए नहीं है। अगर 7 राइट साइड में तो 7 लेफ्ट साइड में भी तो बनेंगे। कितने हो गए? 14। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी भी नहीं है, एक बीच में भी तो बनेगा। तो करेक्ट कितना होगा? 15। अब देख एग्जाम में कितना होशियार है। आपका आंसर 7 है, आप ये मानोगे, फिर कोई थोड़ी नहीं सर ने बताया था सिमेट्रिकल होते हैं, 7 इधर है 7 इधर भी। तो जो 14 लिखेगा वो भी गलत लिखेगा, क्योंकि एक बीच में भी तो होता है जीरो ऑर्डर। उसने बोला टोटल कितना मैक्सिमम मिलेगा ना, टोटल आपको 15 मिलेगा। देख देखो सेंटर वाला एन इक्वल 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 टू द राइट बनने तो 7 टू द लेफ्ट भी तो बनेंगे। समझ रहे हो? 7 और 7 कितने हो गए? 14। और जो बीच वाला है
जिससे सारे एंगल निकालने होते हो बेशर्मो, वो भी तो काउंट करो, वो भी तो मैक्सिमम ही है। तो 7 और 7 14 और 1 15। तो 7 मैक्सिमास towards the right, 7 maxima towards the left and 1 at the center। तो करेक्ट आंसर कितना है? 15। ये वही क्वेश्चन था जो हर बच्चे को लगता है मैं सही करके आया हूँ। समझ रहे हो? सेंटर 1 इज 0 बट वो है तो मैक्सिमा ना। उसने ऑर्डर थोड़ी पूछा है कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर बनेंगे, तब तो मैं 7 ही आंसर होता। उसने बोला टोटल कितने मैक्सिमा नजर आएंगे, हर ऑर्डर एक मैक्सिमा है। तो 7 इधर 7 इधर, 14 मैक्सिमा तो यही है, और बीच वाला कितने हो गए? 15। 7.7 इसका मतलब 8वां बनने के लिए 90 ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर 90 क्यों लिया? क्योंकि देखो अगर सेंटर में 0 आ रहा है ना फायदा, एंगल बढ़ता जाएगा, ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बट 90 से ज्यादा नहीं हो सकता ना भाई। अगर ये आपका ग्रेटिंग है, ये देखिए अगर ये आपका ग्रेटिंग है ना, यहाँ पे 0 था, तो ये एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये फर्स्ट बना, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, बट 90 से आगे नहीं जा सकते आप। इसलिए मैक्सिमम एंगल आप हमेशा, मैक्सिमम ऑर्डर के लिए एंगल आप मैक्सिमम ले लो, यानी 90 डिग्री यूज कर लो। समझ रहे हो हामिद भाई जी? बिल्कुल 15। सारे मेरे साथ हैं। फिर कहते हैं कि भाई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद n lines per meter is used to deflect light of various wavelength lambda। n lines per meter, अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई है, यहाँ पे बोल रहा है n लाइन से पर मीटर, मतलब टोटल लेंथ हो गई 1 मीटर, और उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? n। तो अगर मुझे d निकालना होगा ना, तो d हो जाएगा 1/n, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या लिखते हो आप? लेंथ। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो? नंबर ऑफ लाइंस। तो अगर वो कह रहा है n लाइंस पर मीटर है, इसका मतलब लेंथ हो गई 1 मीटर, पर मीटर का मतलब लेंथ हो गई 1 मीटर, और उसमें लाइंस कितनी है? n। तो d की वैल्यू क्या हो गई? 1/n। अच्छा, डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू पे साइन थीटा का इन्होंने ग्राफ बना दिया है। कहता है the graph shows the relationship between the angle theta and lambda for the wavelength in the nth order pattern। what is the gradient of the graph? देखो आपको एक पता होना चाहिए, d sin theta इक्वल n lambda। d की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/n sin theta as it is, n lambda as it is। अब आपसे कह रहा है इसका ग्रेडियंट बता दो। ग्रेडियंट क्या होगा? y/x। तो y पे क्या है? sin theta, और x पे क्या है? lambda। मतलब वो आपसे कह रहा है sin theta over lambda निकाल दो। तो sin theta over lambda हो जाएगा nn। समझ रहे हो आप? ये n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा ओवर लेमडा, यानी y ओवर x इज योर ग्रेडियंट विच इज nn, यानी a इज द करेक्ट आंसर। आसान है। दोबारा बताओ। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी हु वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? हाँ, सबका यही मसला है कि सर ये 1/n कैसे आया है ना, 1 कैपिटल N समझाता हूँ। देखो d कैसे निकालते हो? ऊपर रखते हो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और नीचे क्या लिखते हो? नंबर ऑफ लाइंस। तो वो कह रहा है n लाइन से, तो नंबर ऑफ लाइन कितने होगा? n पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर पे। तो लेंथ कितनी हो गई? 1। तो d क्या हो गया? 1/कैपिटल N। जल्दी बताओ, ये बात समझ में आ रही है? मुस्तफा एंड द रेस्ट, d की वैल्यू 1/कैपिटल N। मोहम्मद, जवेरिया, छुट्टी है भाई, कल छुट्टी है कॉलेज की। हमारी भी है। एक ऑनलाइन क्लास तो होनी ही चाहिए। मालिक, कश्मीरियों की मोहब्बत में एक ऑनलाइन क्लास तो ले ही सकते हैं हम लोग। और मैं आज पेरेंट्स को ईमेल चला रहा हूँ, 14 फेब को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है भाई, कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। सही है।
अच्छा भाई, चले जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से एक काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं है ना, डी साइन थीटा इक्वल एन लेम्डा। डी की जगह आपने 1/n लिख दिया, साइन थीटा इक्वल एन लेम्डा एज इट इज, बिकॉज आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आपको y ओवर x यानी साइन थीटा ओवर लेम्डा चाहिए। तो साइन थीटा ओवर लेम्डा किसके बराबर हो गया, एन एन के। तो यहां से यू गेट द आंसर एज ए। ओके, अच्छा भाई, एक चीज है जो डिस्कस करनी है, वो क्या है, वो ये देखिए। अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मोनोक्रोमैटिक लाइट, अभी तक हम मोनोक्रोमैटिक लाइट लाके हिट करते थे, सही है, यानी सिंगल वेवलेंथ। तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलते थे, सेंटर पे फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सेंटर पे जीरो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इमेजिन करो अगर हम यहाँ पे लाके व्हाइट लाइट मार दें, बल्कि एक मिनट, इससे पहले एक और मजे की चीज समझाता हूँ तुम्हें। वो ये कि सर, वो पिछली क्लास में आई थिंक हमने ये चीज डिस्कस नहीं की थी कि आखिर सेंटर पे जीरो ऑर्डर जो बनता है वो किस तरह से बनता है, और फिर फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से बनता है, और फिर सेकंड ऑर्डर किस तरह से बनता है। देखिए, हमने क्या कहा था कि भाई आपके पास एक बहुत छोटे से लेंथ पे हजारों लाइन होती हैं, ठीक है, thousands of slits, and from every slit the light spreads out। हर स्लिट से क्या होती है, लाइट स्प्रेड हो जाती है, और फिर वो आपस में उनका इंटरफेरेंस होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब मैं यहाँ पे हजारों स्लिट तो नहीं बना सकता, समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ स्लिट्स बना दिए, 4 5 6 स्लिट्स बना दिए, बट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सही है भाई, जो सेंटर होता है ना, सेंटर पे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इधर से आने वाली वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से आने वाली ने भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से आने वाले ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से आने वाले ने भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये तो मैंने आपको चार दिखा दी ना, इमेजिन करो हजारों स्लिट्स है, और सब के सब सेंटर पे आ रहे हैं फॉर अ जीरो पाथ डिफरेंस, और सब के सब इन फेज आके मिल रहे हैं। तो जब सबके सब इन फेज आके मिलेंगे तो सेंटर पे आपको क्या मिलेगा, एक एक्सट्रीमली ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहोगे, ठीक है ना, जिसके लिए आप एन की वैल्यू जीरो लगता है, आप इन्होंने एम इक्वल जीरो लिख दिया, हमें आदत है एन लिखने की, तो मैं यहाँ पे इसको एन ही कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हो, फिर फाइनली इस पॉइंट पर क्या होता है कि इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगले स्लिट से आने वाले ने एक लेमडा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 1 लेमडा। उसके अगले वाले ने पिछले वाले से एक लेमडा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके अगले वाले ने उससे पिछले स्लिट से एक लेमडा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो होगा क्या कि सारी स्लिट से आने वाली वेव्स ने ना पिछले स्लिट के मुकाबले में एक लेमडा पाथ डिफरेंस, यानी एक लेमडा का डिफरेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो आप कह सकते हो कि अब जो सारी वेव्स आ रही हैं उनका पाथ डिफरेंस कितना है, 1 लेमडा। जब फॉर अ पाथ डिफरेंस 1 लेमडा वो मिलेंगे तो दोबारा से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपको एक जबरदस्त सा एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। फिर थोड़ा सा आप और आगे जाओगे, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे कंसेक्यूटिवली सारी स्लिट से आने वाली वेव्स ने, हर वेव ने दूसरी वेव के मुकाबले में 2 लेमडा का पार्ट डिफरेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। तो अगेन फॉर अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 0 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये जो आपको पैटर्न मिलता है ना, सेंटर पे बिल्कुल जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, यहाँ पे सारी वेव्स इन फेज आ रही हैं,
फर्स्ट पे दोबारा सब इन फेज आती है, बट हर स्लिट से आने वाली वेव दूसरी वेव के मुकाबले में क्या पार्ट डिफरेंस मेंटेन करके रखी हुई होती है, 1 लैम्डा। n इक्वल 2 में पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 लैम्डा। n इक्वल 3 में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा, एंड सो ऑन। तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि आखिर ये ब्राइट फ्रिंजेस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बनते किस तरह से। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। वो ये कि इमेजिन करें कि आपने सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट की जगह एक व्हाइट लाइट लाके मार दिया। क्या मार दिया, व्हाइट लाइट लाके मार दिया। अब व्हाइट लाइट में क्या होता है, व्हाइट लाइट में ये होता है कि भाई व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। और 7 तो कलर्स हैं, वेवलेंथ की तो बहुत बड़ी रेंज है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो अगर आप व्हाइट लाइट लाके ग्रेटिंग पे मारते हो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इसके सेंटर पे तो आपको व्हाइट लाइट ही मिलेगी। सेंटर पे व्हाइट इसलिए मिलेगी कि भाई सारे कलर सेंटर पे तो आके दोबारा से मिलेंगे। तो सेंटर पे जब सारे ही कलर्स आगे मिल रहे होंगे तो सेंटर पे दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा। बट आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन क्या है, डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। यानी अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है तो आपका एंगल भी क्या होगा, यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर दूर बनेगा। और अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो आपका एंगल क्या होगा, कम बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो होगा क्या, सेंटर पे 0, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी ना उसका फर्स्ट ज्यादा एंगल पे बनेगा, सेकंड भी ज्यादा पे बनेगा, थर्ड भी ज्यादा पे बनेगा। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका फर्स्ट कम एंगल पे बनेगा, क्योंकि आप इस इक्वेशन पे क्या देख सकते हो, द ग्रेटर द लेमडा द ग्रेटर द एंगल। अब होता ही है कि व्हाइट लाइट में ये है वायलेट और ये है रेड। वायलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो रेड हैज द ग्रेटेस्ट लेमडा, so its deviation is the greatest in all cases. d sin theta इक्वल n lambda, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी डिविएशन ज्यादा। अब अगर आपने व्हाइट लाइट मारा ना तो वो तो 7 कलर्स थे, वायलेट से लेके रेड तक। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो वायलेट सबसे कम डिविएट हुआ और रेड सबसे ज्यादा डिविएट हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात, डिफरेंट वेवलेंथ्स यानी डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से डिफरेंट डिविएशन शो करेगी। तो ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर अपने पूरे स्पेक्ट्रम में खुल जाएगा, यानी आपको उसके सातों कलर्स क्या आना शुरू हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप समझ रही हैं मेरी बात। और नजर कैसे आएंगे कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो सबसे पहले नजर आएगी और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो सबसे आखिर में नजर आएगी। तुम एक चीज ध्यान में रखना है कि सेंटर में तो व्हाइट आएगी, सेंटर में सारे आगे मिल रहे हैं। उसके बाद जब फर्स्ट ऑर्डर बनेगा ना तो वो फर्स्ट ऑर्डर 7 रंगों में खुला हुआ होगा और उसमें सबसे पहले कौन होगा, छोटी वेवलेंथ वाला यानी कि वायलेट। और सबसे आखिर में कौन होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला यानी कि रेड। देखो ये ना वायलेट का फर्स्ट ऑर्डर है और ये वायलेट का सेकेंड ऑर्डर है। ये ये रेड का फर्स्ट ऑर्डर है और ये रेड का सेकेंड ऑर्डर है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो बताने का मकसद ये कि आप बस इतना ध्यान में रखो कि जब कभी भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम यूजली क्या सेंड करते हैं, हम यूजली सिंगल वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट ही भेजते हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट लाके भेज देते हैं तो व्हाइट लाइट में ये होगा कि सेंटर में तो आपको व्हाइट ही मिलेगा, बट फर्स्ट ऑर्डर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका दूर होगा और जिसकी कम होगी उसका करीब होगा। तो ऑटोमेटिकली सारी वेवलेंथ आपको खुल के नजर आ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो व्हाइट कलर जो है वो आपको व्हाइट लाइट अपना कंप्लीट ब्राइट मार्च दिखाएगा यहाँ पे, मतलब पूरे स्पेक्ट्रम में खुल जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो आप मेरी बात, वायलेट से लेके रेड तक चला जाएगा।
क्या ये बात आपको याद रहेगी? बस इतनी सी बात है जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसको अक्सर पूछ लेते हैं कभी कभार एमसीक्यू में। आर यू ऑल विद मी? अब रिकॉर्डिंग में सारे गाने आते होंगे जो मैं आता रहता हूँ। बोलो नो। सर, विल द कलर्स फॉर्म्ड एट द सेम टाइम? नहीं, एक साथ ही सारे नजर आ जाएंगे आप। खतीजा, सर पहले वाला समझ नहीं आया, पीछे वाली स्लाइड कैसे फॉर्म होता? क्या मतलब मिकाइल? मिकाइल, ये वाले की बात कर रहे हो? देखो, इसमें तो सिंपल है ना। तुम्हें एक बात पता है ना, सेंटर में तुम्हें मिल रहा है ब्राइट फ्रिंज। सही है। सेंटर में हो रहा क्या है कि भाई यहां से जो वेव आ रही है, इधर देखना जरा, और यहां से जो वेव आ रही है, क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या इनका पाथ डिफरेंस जीरो है? अच्छा, अब बताओ, ये जो दो आ रही है, क्या इनका भी पाथ डिफरेंस सेम है? अब इमेजिन करो, जब हजारों स्लाइड्स होंगी ना, हजारों स्लिट्स होंगी, और सबसे वेव आ रही होगी, और सबका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, तो सेंटर में जीरो पार्ट डिफरेंस की वजह से सारे इन फेज मिलेंगे। आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वक्त सबका पार्ट डिफरेंस क्या है? जीरो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इधर देखो, जो वेव यहां से आ रही है ना, और जो वेव यहां से आ रही है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। नीचे वाली वेव ने ना, नीचे वाली वेव ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। पार्ट डिफरेंस कितना है? 1 लैम्डा। अच्छा, जो उसकी अगली वेव है ना, उसने पिछले वाले से थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल है ना, वो पार्ट डिफरेंस है। हर अगली वेव का पिछली वेव से पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है। जब पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, तो इंटरफेरेंस क्या होगा? दोबारा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना। इसलिए तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर पे दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और एक जबरदस्त सा ब्राइट फ्रिंज नजर आता है। समझ आ रही बात मिकाइल? फिर सेकेंड ऑर्डर पे क्या होगा? हर एक स्लिट से आने वाली वेव दूसरी स्लिट से 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस मेंटेन करके बैठी हुई हो। तो जो सेकेंड ऑर्डर बनता है ना, वो फॉर अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 2 लैम्डा बनता है। आ गया समझ में? यस, पार्ट डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड टू एन की वैल्यू। एन इक्वल 1 पे पार्ट डिफरेंस इज 1 लैम्डा, एन इक्वल 2 पे पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा, एन इक्वल 3 पे पार्ट डिफरेंस इज 3 लैम्डा।
चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है डबल स्लिट का। द डायग्राम शोज टू identical loudspeakers driven in phase by a common audio frequency source। ठीक है भाई, आपके पास दो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज हैं और आपके पास सामने एक स्क्रीन है या एक जगह जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो लाउड क्वाइट साउंड। अच्छा देखो, आपके पास एक सिंगल सोर्स से दो वेव प्रोड्यूस हो रही और बिल्कुल एक जैसी। इनके बीच एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, डेट सेपरेशन इज ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है डी। आपने डबल स्लिट में लाइट के ऊपर पढ़ा था ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। मैंने कल भी आपको बताया था अगर यही एक्सपेरिमेंट आप साउंड के ऊपर परफॉर्म करोगे तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस तो नहीं मिलेंगे। साउंड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाउडनेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है क्वाइटनेस। ऐसा ही है ना भाई? तो जो मेरे पास इक्वेशन है वो है लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन कैपिटल डी। अब ये मैटर नहीं करता कि इन्होंने इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, ये इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है। कहता है कि हाउ मे द डिस्टेंस बिटवीन द लाउड रीजन बी रिड्यूस्ड। दो लाउड रीजन के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? लैम्डा इक्वल ए एक्स अपॉन डी में क्या होगा? ये दो लाउड रीजन के बीच का डिस्टेंस है भाई, जल्दी बताओ। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक्स। ये कहलाएगा एक्स। अरे लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन डी, एक्स का मतलब क्या होता है? फ्रिंज स्पेसिंग ना। दो ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अरे क्या हो गया है तुम लोग का? दिमाग उमाग तो नहीं खराब हो गया है? लेमडा तो सिंपली वेवलेंथ है ना। एक्स क्या है? दो दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है ना एक्स। अरे भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही है ना। तो वो आपसे कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई आप ये बता दो कि हाउ मे द डिस्टेंस बिटवीन द लाउड रीजन्स बी रिड्यूस। मतलब मुझे एक्स को कम करना है, ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक्स को सब्जेक्ट बना देते हैं लेमडा डी अपॉन ए। अगर मुझे एक्स को कम करना है तो मुझे डिफरेंट सजेशन दिए और मुझे बताना है कि भाई इनमें से क्या करेंगे तो एक्स कम हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन क्या रहा है? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस ए। मेरे ख्याल से अगर मैं ए को कम करता हूं तो उससे तो एक्स बढ़ जाएगा। मुझे एक्स को इनवर्स रिलेशन है ना, इक्वेशन से नजर आ रहा है। तो अगर मैं ए कम करूंगा तो एक्स कम नहीं होगा बल्कि एक्स बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा अब देखिएगा, दूसरा तो ये ऑप्शन तो हटा दो। दूसरा ऑप्शन ये इंक्रीजिंग द डिस्टेंस डी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस डी है इसको आप क्या कर दो, इसको आप इंक्रीज कर दो। अच्छा भाई, डी का मतलब यहाँ पर कैपिटल डी है, सही है। ये बढ़ाओगे इससे भी एक्स क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मुझे एक्स बढ़ाना नहीं है, मुझे तो एक्स क्या करना है? रिड्यूस करना है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी। देखो वी इक्वल एफ लेमडा, तो वी अपॉन एफ इक्वल लेमडा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो लेमडा क्या होगा? कम होगा। अच्छा अगर मैं यहां से लेमडा को कम करूं तो एक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सेंसिबल आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बट स्टिल डी भी चेक कर लेते हैं, स्टिल डी भी क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं कि भाई इंक्रीजिंग द पावर। देखो पावर को अगर आप चेंज करते हो ना, पावर को बढ़ाने या कम करने से सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया।
तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल पावर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे फ्रिंज स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटेंसिटी के चेंज करने से फ्रिंजेस के की स्पेसिंग यानी फ्रिंजेस करीब या दूर नहीं हो जाते। बस ये हो जाएगा कि फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क हो जाएंगे, और डार्क हो जाएगी और ब्राइट हो जाएंगे, उसमें कोई वेरिएशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लाउड साउंड और लाउड हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? अगर फॉर एग्जाम्पल आप पावर बढ़ा देते हो, क्वाइट तो बहरहाल फिर भी क्वाइट ही रहेगा, बट जो उनके बीच की स्पेसिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर आउटपुट को आपने अगर इंक्रीज किया है तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उससे ना एक्स बढ़ेगा ना कम होगा, उससे एक्स पे तो किसी किस्म का भी चेंज नहीं आएगा। सो द ओनली वे टू डिक्रीज एक्स आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इज बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? आ रहे हो मुझे तुम्हारे ये वाले सवाल का जवाब भी देता हूँ। सर पावर से बढ़ेगा क्या? पावर से इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी होता है ना पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पावर बढ़ाओगे ना तो उससे सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी, उससे स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। कहानी कह रही सर प्लीज ये बता दें एक्स को सब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लाउड एंड क्वाइट साउंड, इसका मतलब यही होता है कि दिस इज एक्स। वो कह रहा है एक्स किस तरह वेरी करेगा, इसलिए मैंने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे मैं एक्स को वेरी कर सकता हूँ। कहानी। आर यू ऑल विद मी? यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? अच्छा, ये पीछे वाले में एक बच्चे ने कोई सवाल पूछा हुआ है कि सर वायलेट के सिर्फ दो क्यों बनेगा? तो मैंने सिर्फ दिखाया दो है, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कितनी है। मुइज। चलो भाई, जल्दी से 27 का आंसर दो सारे, इसका गलत आंसर नहीं देना, अभी अभी पढ़ाया है ये चीज। हाँ भाई, डी फॉर डायनासोर। अगर आपने डबल स्लिट हो या मल्टीपल स्लिट हो, अगर आप व्हाइट लाइट लाके मार रहे हो तो सेंटर पे तो व्हाइट बनेगा। इसका मतलब आंसर सी या डी है, ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। विथ ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस ऑन ईच साइड नहीं, सेंटर में व्हाइट बनता है, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद वो अपने रंगों में खुल जाता है विथ कलर्ड फ्रिंजेस ऑन ईच साइड। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा ही है। चलो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो, 29 का आंसर बताओ सारे। ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो बस घर से फॉर्मूला याद करके आ गए, डी साइन थीटा इक्वल एल लेमडा, और बस जो नजर आया डाल दिया इक्वेशन में। थीटा की जगह बताओ क्या लेंगे? 60? 30 लेंगे, 30, क्योंकि थीटा हमेशा एंगल कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। समझ रहे हो? ये नहीं घर से वो फॉर्मूला याद करके आ गए बस, कहीं से थीटा नजर आ जाए पुट कर देंगे। सही है भाई, उसने 60 डिग्री दिया हुआ है दो फर्स्ट ऑर्डर के बीच में।
और एंगल हमेशा आप कहां से निकालते हो? सेंटर से निकालते हो। तो अगर आप n इक्वल 1 ले रहे हो तो थीटा कितना लोगे आप? 30 डिग्री लोगे ना यार। सी आंसर है। तो d sin थीटा इक्वल n लैम्डा is 1.15 exponent minus 6 sin 30 n is 1 lambda as it is, तो lambda हो जाएगा 5.75 exponent minus 7। अगर इसको नैनोमीटर में लाना है तो 575 कर लो exponent minus 9, यानी C is the correct answer। C for Christmas। मौलवी साहब कोई खड़े हो गए ना कि हराम हराम हराम। मैं बचाने नहीं आऊंगा, पहले बता। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। खैर, वाई एन इज वन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोला हुआ है ना उसने खतीजा, इसलिए एन की वैल्यू वन लिया है। कल एक बच्चा बार बार लिख रहा था चैट पे, इफ यू गाइस आर सीइंग माय मैसेज यूजर स्टूडेंट ड्रिंक वाटर, प्लीज ड्रिंक वाटर। अच्छी बात है सर। ओए होए होए, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। The first order maximum is observed at an angle of 15.4 degrees to the direction of the incident light। सही है भाई। What is the angle between the first and the second order diffraction maxima? ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच का एंगल बता दो। आपसे उसने क्या बताया? उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर किस एंगल पर है, पहले उसने आपको बोला। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको फुल इलीट स्टाइल से सॉल्व करवाऊंगा, सारे बहुत गौर से देखिएगा भाई। डी साइन थीटा इक्वल एल लैम्डा, उन्होंने आपको ये बता दिया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पे क्या एंगल बन रहा है और वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल निकाल। एक काम करते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट का एंगल निकाल दो। अगर उसने फर्स्ट का एंगल दिया हुआ है तो पहले हम सेकंड का एंगल निकाल लेते हैं। उसके लिए एक बात समझे, अगर डी साइन थीटा बराबर है एन लैम्डा के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन डी के। अब एक चीज समझ ले, एक गिवन एक्सपेरिमेंट में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बन रहा होगा। ऑर्डर जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, क्या लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी? इट्स द सेम वेवलेंथ। क्या डी की वैल्यू चेंज होगी? इट्स द सेम ग्रेटिंग दैट वी आर यूजिंग ना। इसका मतलब लैम्डा और डी तो कांस्टेंट है। गिवन एक्सपेरिमेंट में लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा था। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट मार रहे हो, मोनो का मतलब ये है कि एक सिंगल वेवलेंथ मार रहे हो, मतलब लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा और डी तो चेंज होगा ही ना। इट्स द सेम ग्रेटिंग जिसपे फर्स्ट भी बन रहा, सेकंड नहीं बन रहा, थर्ड भी बन रहा। तो अगर एन और लैम्डा और डी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो साइन थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही है, तो आप कह सकते हो ना साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उनका रेशो निकाल सकते हो आप। अब कैसे निकालोगे आप? जब एन की वैल्यू थी 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर था, तब एंगल कितना था? 15.4। यानी जब एंगल था 15.4, तब एन की वैल्यू क्या है? 1। जब एन की वैल्यू 2 है, तब का एंगल नहीं पता ना मुझे, तो मैं उस वक्त के एंगल को एक्स ले लेता हूं। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 32.1 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एंगल कितना था? 15.4। सेकेंड का कितना है? 32.1। जरा समझना, जैसे ये आपका ग्रेडिंग है, ये n इक्वल 0, ये n इक्वल 1, ये n इक्वल 2। देखो, एंगल आप फर्स्ट का निकालो विच वाज 15.4, या सेकंड का निकालो विच इज 32.1, दोनों ही निकलते सेंटर से। इसका मतलब ये 15.4 और ये 32.1। तो अगर 1 और 2 के बीच का एंगल निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा?
32.1 में से मैं माइनस कर दूं 15.4, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जिनको नहीं समझ आ रहा है वो प्लीज लिख दे एक्सप्लेन अगेन, और जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट जल्दी। आसान है। देखो सबसे पहले अरशद, अशरफ देखो मेरी बात सुन, आपको ये बात समझ में आती है कि फर्स्ट ऑर्डर पे एंगल बन रहा है 15.4, यानी जब n इक्वल 1 है तब थीटा कितना है 15.4, तो n इक्वल 2 पे थीटा क्या होगा x, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। पहले ये बात समझ में आ रही है अरशद? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता कि अगर पहला 15 पे बन रहा है ना तो दूसरे को डबल नहीं कर सकते हो, वरना तो आंसर आना चाहिए था 30.6 30.8, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने पहले ऑर्डर का एंगल निकाला है 15.4 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और दूसरे का आपने एंगल निकाल लिया 32.1, आपको चाहिए पहले और दूसरे के बीच का एंगल यानी ये एंगल, तो ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना अरशद। ठीक है भाई, यहां तक सारे क्लियर हैं? अच्छा अब एक मेरी बात सुन ले, अब आप लोग पास्ट पेपर्स के आराम से सुपरपोजिशन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पास्ट पेपर स्टार्ट कर दें। अब हमारा पूरे एएस का सबसे एक्साइटिंग टॉपिक रह गया, कुछ पास्ट पेपर्स एंड में भी कराऊंगा इसके और, बट अभी हमारा नहीं स्टेशनरी वेव्स, वेव्स का जो सबसे मजे का पार्ट है ना स्टेशनरी वेव्स, उसमें किसी ने भी क्लास मिस नहीं करनी है। टॉप लेवल कॉन्सेप्ट है, 3-4 लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, बट क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी समझ रहे हो ना? तो जब आप लोग लाइक पढ़ोगे ना आप लोग बोलोगे भाई क्रेजी हो गया, बट उसको क्रेजी करने के लिए ना इससे पहले तक जितना पढ़ा है वो क्लियर होना चाहिए, आप समझ रहे हो? क्योंकि उसमें ना स्टेशनरी वे में एकदम से नई नई कहानियां शुरू हो जाएंगी, तो वो नई कहानियां सरप्राइजिंग उसी वक्त होगी जब पुरानी कहानी आती होगी, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज मेक श्योर करो कि भाई यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस टाइट हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, नोट्स वोट सही से कॉपी शॉपी कर लो, समझ लो, तभी स्टेशनरी वेव में एड़ो मजो आयो कि असांखे ॾाढो मजो आयो, समझ रहे हो? खुदा हाफिज। अबे सिलेबस का आखिरी टॉपिक नहीं है, क्या हो गया उसके बाद पूरी इलेक्ट्रिसिटी है भाई, ऐसे सिलेबस खत्म हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।